नमस्कार। आज हम एक बेहद खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। जी हाँ। और हमारे पास इसका एक विश्लेषण भी है, राग दरबारी, व्यंग्य और ग्रामीण राजनीति। तो कोशिश ये समझने की है कि भाई 1968 में छपा ये उपन्यास आज भी इतना जरूरी, इतना प्रासंगिक क्यों है। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है ना, ये हमें सीधा शिवपालगंज ले जाता है, एक काल्पनिक गांव। हाँ, काल्पनिक मगर लगता एकदम असली है। एकदम। बाहर से देखो तो शांत लगेगा, पर अंदर अरे पूछिए मत, राजनीति, चालाकी, स्वार्थ सब चल रहा है। और यही विश्लेषण बताता है कि क्यों नाम राग दरबारी है। हर कोई बस अपना राग अलाप रहा है, अपना मतलब साध रहा है। हाँ, और ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है ना। विश्लेषण कहता है कि ये तीखा व्यंग्य है, बहुत तीखा। प्रशासन पर, राजनीति, शिक्षा। हाँ, जो कॉलेज की राजनीति है, सहकारी समितियां हैं, कुछ नहीं छोड़ा शुक्ल जी ने। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ हंसाता नहीं, चुभता भी है। बिल्कुल। और कमाल ये है, जैसा स्रोत भी बताता है, कि ये बड़ी बड़ी बातें ना रोजमर्रा की घटनाओं, छोटी छोटी बातों से निकलती हैं। अच्छा। जैसे वैद्य जी का किरदार ले लीजिए, वो सत्ता का केंद्र है गांव में। हाँ, वो प्रधान भी हैं, कॉलेज के मैनेजर भी, और वैद्य भी। हाँ। तो स्रोत यही दिखाता है कि कैसे वो हर कायदे कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं। और ये सब बिल्कुल सहज तरीके से, इतनी सहजता से कि वो ही नॉर्मल लगने लगता है। अरे, और फिर वो दूसरा किरदार है रंगनाथ। हाँ, रंगनाथ। हाँ। शहर से आया है, पढ़ा लिखा, रिसर्च स्कॉलर, वैद्य जी का भतीजा। उसके तो आदर्श हैं। हाँ, वो कुछ बदलना चाहता है शायद। हाँ, वो व्यवस्था को समझना चाहता है, लेकिन स्रोत उसे एक बाहरी दर्शक की तरह देखता है जो सिस्टम से टकराता है। तो क्या होता है उसका मतलब, विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण दिखाता है कि कैसे उसका जो आदर्शवाद है, उसकी जो मासूमियत है, वो धीरे धीरे टूटती है। ये गांव की जो जड़ता है ना, जो भ्रष्टाचार है, उसका आईना बन जाता है रंगनाथ का अनुभव। तो उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। स्रोत ये नहीं कहता कि बिल्कुल बेकार, पर वो दिखाता है कि सिस्टम इतना मजबूत है, इतना लचीला, हाँ, कि वो या तो आदर्शवाद को निगल जाता है या उसे किनारे कर देता है। अच्छा। रंगनाथ का जो मोह भंग है, वो एक तरह से व्यवस्था की जीत है। और इसी पर शायद वो मशहूर पंक्ति है शुक्ल जी की, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ बिल्कुल। शिवपालगंज की राजनीति वह काजल की कोठरी है, जिसमें जो भी जाता है काला होकर ही निकलता है। ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत। और स्रोत इसका विश्लेषण करते हुए कहता है कि ये सिर्फ शिवपालगंज की कहानी नहीं है। हाँ, मतलब ये बड़े स्तर की बात है। हाँ, ये उस बड़े सिस्टम की बात है, चाहे वो गांव की राजनीति हो, शहर की ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी सत्ता का ढांचा हो, जहाँ नैतिकता का टिकना मुश्किल हो जाता है। बेहद मुश्किल। ये काजल की कोठरी इंसान को बदल देती है, और यही बात उपन्यास को आज भी प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक गांव का किस्सा नहीं, व्यवस्था के चरित्र पर ही टिप्पणी है। तो इसका मतलब स्रोती ये कह रहा है कि इतने साल बाद भी ये सब हमें अपने आसपास दिखता है। वो दांव पेच, वो रवैये। हाँ, मूल तर्क यही है। शुक्ल जी ने जिन मानवीय कमजोरियों, सत्ता के खेल, या कहें कि व्यवस्था की जो खामियां दिखाई थी ना, हाँ, वो किसी एक समय या जगह से बंधी नहीं है। सही है। हो सकता है भाषा बदल गई हो, माहौल थोड़ा अलग हो, पर वो दरबारी राग, मतलब सत्ता के इर्द गिर्द की चाटुकारिता, अवसरवादिता, हाँ, भ्रष्टाचार की धुन, वो आज भी कहीं ना कहीं रूप में सुनाई दे जाती है। इसीलिए सिर्फ साहित्य नहीं, एक तरह का सामाजिक दस्तावेज है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें यही बताता है कि राग दरबारी एक तरह से हास्य के पर्दे में लिपटी हुई कड़वी सच्चाई है। हाँ, जो बिना उपदेश दिए बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है, समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में। जी। और ये विश्लेषण और ये उपन्यास हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या? कि श्रीलाल शुक्ल ने जिस दरबारी राग का नक्शा खींचा था, क्या वो राग अब बंद हो गया है, या उसके सुर शायद नए साजों पर ही सही आज भी हमारे आसपास बज रहे हैं? सोचने वाली बात है।